अच्छा बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि separate sample of Na2CO3 and NaHCO3 react with HCl to produce the same product। एक मिनट, मैं एक बच्चों को लिंक जरा सेंड कर दूं। इस क्वेश्चन को पढ़े बेटा जल्दी से। हम्म देखो, सोडियम कार्बोनेट का HCl से रिएक्शन हो रहा है ना जब, तो इसके लिए इंथैल्पी चेंज उसने बताई नहीं है, कह रहा है ΔH1 है। अच्छा, ये सोडियम कार्बोनेट है बेटा, ये जो डिटर्जेंट्स होता है ये वो है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है बेटा, बेकिंग सोडा। इसका बेटा जब HCl से रिएक्शन हो रहा है तो इंथैल्पी चेंज बेटा ये आपके पास 27.2 एनर्जी चेंज आ रही है। बेटा मैं आपको ना इसके जो बाकी रिएक्शन, जो बाकी ऑप्शन है वो मार्क्स स्कीम से पिक्चर खींच के ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। जो बच्चे कह रहे हैं सर कि इसके बाकी रिएक्शन भी भेज दें, वो बेटा मैं आपको मार्क्स स्कीम से एक पिक्चर लेके सेंड कर दूंगा। उसमें कोई 12-13 रिएक्शन है, जो आपको पसंद आता है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आगे चलें। बेटा आप देखो, ये दो रिएक्शन है। सोडियम कार्बोनेट का HCl के साथ जो रिएक्शन है उसकी इंथैल्पी चेंज नहीं पता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो HCl के साथ रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। तो इससे ये समझ आई भाई कि जो एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, एसिड बेस रिएक्शन है ये। क्योंकि अल्कली तो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा ना, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिड बेस रिएक्शन जो है ये समटाइम एंडो भी हो सकता है। और एसिड अल्कली रिएक्शन में सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां बन रहा है ना, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनेगा और एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड सॉलेबल बेस का रिएक्शन होगा। तो दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इससे ये समझ आई कि एसिड बेस्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट द रिएक्शन पाथवे इन फिगर 2.1 फॉर रिएक्शन 2। बेटा रिएक्शन 2 के लिए जरा कह रहा है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बताएं। और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये जेन में रखते हुए बताइए। एंडोथर्मिक का मतलब ये हुआ बेटा कि आप हीट देंगे, आप हीट देंगे। मतलब ये हुआ बच्चों कि रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो प्रोडक्ट में जाएं, आपने हीट प्रोवाइड की तो वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं। रिएक्टेंट्स लेस एनर्जेटिक थे, विदाउट हीट रिएक्शन नहीं कर पा रहे, आपने हीट दी है बेटा, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा बेटा, ठीक है ना। देखो आपने हीट दी है ना बेटा, ये जो आपने हीट दी है वो ये है, देखो ये जो आपने हीट दी है ना वो ये है, ΔH पॉजिटिव में जा रही। ये जो आपने हीट दी है वो है +27.2। इतनी एनर्जी आप दोगे तो फिर प्रोडक्ट बनेंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ये है, देखो रिएक्टेंट से लेकर ये टॉप तक जो, ये एक्टिवेशन एनर्जी। और ये आपके बेटा यहां पर प्रोडक्ट बन रहे हैं। NaCl बन रहा है, वाटर बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये बेटा आपने जरा लेबलिंग देखनी है, ठीक है। इसमें गलती ना करना, क्योंकि ये इतने आसान से क्वेश्चंस होते हैं, इसमें गलती की तो इसका मतलब है कि मुफ्त के मार्क्स छोड़कर आ रहे हो। तो ये आपने गलत नहीं करना। अब बेटा आगे चलते हैं। कह रहे द वैल्यू फॉर द ΔH1 इज डिटरमिन्ड बाय द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। 50 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 2 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर HCl इज एडेड टू पॉलीस्टाइरीन कप। बेटा जब भी आपको वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन दी हो ना, तो फौरन आप उसके मोल निकाल लिया करो। तो मोल निकाल लेते हैं ना बेटा यहां से। HCl के कितने मोल हैं? कह रहा है 50 टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 1000, 0.1। 0.1। बेटा आप लोग ना ये बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे ना मैसेज किया करें ना बेटा। अब देखें बार बार जो है ना डिस्टरबेंस होती है व्हाट्सएप पे, जब आप लोग जूम पे मैसेज करें, बस जो आपने करने हैं। ये बेटा आपके मोल्स आ गए HCl के, HCl के मोल्स ही आ गए। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द एसिड इज 19.6। इनिशियल टेम्परेचर कितना है बेटा? 19.6 है।
फिर आपने बेटा 0.4 मोल सोडियम कार्बोनेट के उसमें ऐड किया, मिक्सचर को स्टिर किया और ऑल द सोडियम कार्बोनेट डिसअपियर, कलरलेस सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस, द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड इज 26.2। बेटा ये 19.6 से कितना चला गया, 26.2। टेम्परेचर राइज हुआ है या नहीं? ये पहले रिएक्शन की बात हो रही है, जेन में रखिएगा, ये पहले रिएक्शन की बात हो रही है बेटा, इसकी इसकी बात हो रही है, ठीक है। और कह रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो गया है वो 19.6 से 26.2 पर गया है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेल्टा है जिसका माइनस में जाएगा, एक्सोथर्मिक। डिस्क्राइब वन अदर ऑब्जर्वेशन दैट शोज द रिएक्शन इज कंप्लीट। बट आपको कैसे पता चलेगा भाई रिएक्शन कंप्लीट हो गया? एक तो उसने ऑब्जर्वेशन ये बताई है बेटा कि ऑल द सॉलिड सोडियम कार्बोनेट डिसअपेयर, ये बात ठीक है। लेकिन ये बताओ बच्चों कि जब ये कार्बोनेट HCl में जाएगा तो NaCl बनेगा, वाटर बनेगा और गैस भी तो बनेगी ना। क्या गैस की वजह से फिजिंग नहीं होगी? बिल्कुल होगी, गैस की वजह से फिजिंग होगी ना बेटा। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो नो मोर फिजिंग, नो मोर बबलिंग, ठीक है। नो मोर बेटा, जहां पर गैस बन रही होती है ना, तो सुनैया अपने गैस के लिहाज से आंसर देना होता है भाई। नो मोर फिजिंग या बबल फॉर्मेशन, ठीक है, कोई बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। अच्छा अब देखें, कह रहे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H1 इन किलो जूल्स पर मोल, एज्यूम द स्पेसिफिक। हाँ अब बेटा ये हम सारा काम करते हैं, देखो कैसे। आपको मैं दो फॉर्मूलाज पहले बताता हूं। एक फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। Q पता है क्या है बेटा? Q है हीट, किसी भी रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है बेटा, किसी भी रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो Q होता है। M पता है क्या है इस फॉर्मूला में? क्योंकि बेटा केमिस्ट्री के अंदर, मेरी बात सुनो, ये आपका पॉलीस्टाइरिन कप है, ठीक है। इसके अंदर आपने लिया हुआ था HCl। बेटा HCl तो गैस होती है ना, HCl तो गैस होती है, उसको आपने किस में डिसॉल्व किया हुआ है? वाटर में। तो भाई थर्मोमीटर आपने वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। अब जब आप इसमें Na2CO3 डालोगे सॉलिड स्टेट में, तो रिएक्शन होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो वो हीट एनर्जी जो रिलीज होगी वो कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो थर्मोमीटर है, ये जो टेम्परेचर चेंज बता रहा है आपको, ये वाटर का बता रहा है, क्योंकि थर्मोमीटर तो वाटर में है और टेम्परेचर चेंज वाटर का हो रहा है। तो इसलिए बच्चों यहां पर जो आपको टेम्परेचर चेंज मिलेगा वो वाटर का मिलेगा। तो याद रखिएगा इस फॉर्मूला में जितनी भी चीजें होंगी वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर होंगी। डेल्टा टी क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। सी क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। एम क्या होगा? मैस ऑफ वाटर भाई। और मैस ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? आपको पता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो प्योर वाटर होता है वो 1 ग्राम के इक्वल होता है। 10 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर 10 ग्राम के इक्वल होगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है। 1 ग्राम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के, 2 ग्राम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर के, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लिया हुआ है तो 20 ग्राम मैस होगा। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर लिया हुआ है तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर मैस होगा। अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वाटर का टोटल मैस कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखना बेटा, आपने डेल्टा एच निकालना है। तो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया बेटा, ये है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। और दूसरा फॉर्मूला बेटा जो हम यूज करेंगे वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन। ये है भाई, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर एन, ये है फॉर्मूला। जी बेटा हमेशा आप वाटर के लिए यूज करोगे, ये जो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, ये वाटर के लिए लोगे। अब बेटा वर्किंग स्टार्ट करते हैं ना। तो Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। अब देखो बच्चों, वाटर कहां पर है? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि HCl तो गैस थी ना बच्चों। HCl तो गैस है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, कितना वाटर लिया? 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। एक ये है वाटर का वॉल्यूम। अब जरा एहतियात से चेक करो कि भाई ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये उसने सोडियम कार्बोनेट उसने बच्चों जरा गौर से चेक देखना, सोडियम कार्बोनेट उसने सॉलिड स्टेट में लिया या सोल्यूशन की फॉर्म में लिया? चेक करो जरा, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में लिया या सोल्यूशन की फॉर्म में लिया है? सॉलिड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस
एक वाटर जो है ना उसका टोटल वॉल्यूम HCl वाला ही है। बाज दफा ऐसे होता है कि HCl भी वाटर के अंदर है और Na2CO3 भी वाटर के अंदर है। मेंशन किया हुआ है बेटा, ये देखो सॉलिड सोडियम कार्बोनेट मेंशन किया हुआ है, ये देखो नीचे बेटा सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम कार्बोनेट वाटर में नहीं है। तो अब मैस ऑफ वाटर क्या लेंगे, बस यही लेंगे 50 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ग्राम्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है बच्चों, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो किसके इक्वल बनेगा, 50 ग्राम। तो यहां मैं लिख रहा हूं 50 ग्राम्स। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा उसने गिवन गिवन होती है वैसे तो, और नहीं होगी तो आखिर में डाटा बुकलेट में गिवन होगी। डाटा में, डाटा जो आखिर में दिया हुआ वहां गिवन होगी, देखो ये बेटा 4.18। ठीक है, बेटा भी मैंने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कयाम बेटा ध्यान से बैठो, देखो मैंने ये कहा है कि ये जो HCl है, ये आप, HCl तो गैस होती है, ये आपने किस में डिसॉल्व किया हुआ है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है ना HCl। अच्छा, फिर मैं ये कह रहा हूं भाई कि ये जो थर्मोमीटर आपने डिप किया हुआ है, ये किस में डिप किया हुआ है, कयाम अब आंसर देते जाओ। थर्मोमीटर को किस में डिप किया हुआ है, वाटर में डिप किया हुआ है या नहीं किया हुआ, और उस वाटर के अंदर HCl भी है, उसी वाटर, हाँ। अब ये बताओ, ये जो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर ये किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बेटा अगर चेंज इन टेम्परेचर वाटर का है, तो फिर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वाटर की डालनी है, एम मैस ऑफ वाटर भी वाटर का ही डालना है। महर वो आएगा ना बेटा, मोल ऑफ HCl, थोड़ा सा वेट करें ना भाई। तो इसलिए बेटा आप याद रखिएगा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T के अंदर, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T के अंदर आप देख लीजिएगा कि अगर आपके रिएक्टेंट्स वाटर में डिसॉल्व किए हुए हैं तो डेल्टा टी ऑलवेज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर होगा, सी हमेशा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होगा, और एम मैस ऑफ वाटर होगा। और मैस ऑफ वाटर उसने नहीं दिया होगा इस तरह आपको, उसने वॉल्यूम दिया होगा। तो जितना वॉल्यूम होगा ना, क्योंकि वाटर के केस में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम के इक्वल होता है, तो 50 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा तो वो 50 ग्राम के इक्वल होगा, इसलिए मैंने यहां पर 50 ले रहा हूं। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18। चेंज इन टेम्परेचर, बच्चों की चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा जरा चेक करो, डेल्टा टी 26.2, यहां देख लो, T2 माइनस T1, 26.2 माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो 26.2 माइनस 19.6, 6.6 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व कर लो सारे को। 50 टाइम्स 4.18 टाइम्स 6.6, ये बेटा आ रहा है आपके पास 1379.4 जूल्स। ये जूल्स में आ रहा है, पता है आपको, ये जूल्स है। कैसे जूल्स में आ रहा है आपको बता देता हूँ, यूनिट्स बेटा, अगर यूनिट देखना चाहते हो ना, MC डेल्टा टी, मैस की यूनिट है ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट होती है जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। ये देखो जूल्स, इसने किलोग्राम में लिया हुआ भाई, जूल्स पर ग्राम पर केल्विन होता है, ये पर केजी नहीं होता है। मैं इसको जरा चेक भी कर लेता हूँ, इसने यहाँ आगे लिखा हुआ है, सॉरी आगे लिखा भी हुआ है बेटा, ठीक है, ये देखो, ये जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो ये बेटा जूल्स पर ग्राम पर केल्विन आ गया, ये यूनिट है इसकी। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, आपको पता है ना बेटा कि ये अगर मैं सेल्सियस में लूं और केल्विन में लूं तो डिफरेंस सेम आता है, ये बात सबको पता है ना। केल्विन में लो या डिफरेंस में लो, या केल्विन में अगर डिफरेंस लेते हो या सेल्सियस में लेते हो आंसर सेम आएगा। ये मैंने भी सेल्सियस में लिया हुआ है ना, तो कितना आ रहा है 6.6 डिग्री। आप कहते हो नहीं भाई केल्विन में लेना है, तो ठीक है बेटा, 26.2 के अंदर 273 ऐड करो, माइनस 19.6 के अंदर 273 ऐड करो, माइनस करो, 6.6 ही आएगा।
बेटा अगर आप इनको यहां पर आप देख लो कि केल्विन से केल्विन, ग्राम से ग्राम, तो ये जूल आपका आंसर आ गया। और किलो जूल्स में जाने के लिए क्या करेंगे बेटा, क्योंकि आपको आखिर में किलो जूल्स में जाना है, किलो जूल्स, तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो यहीं पर। ये आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1.3794 किलो जूल्स। अब बेटा आगे चलो, डेल्टा एच निकालना है आपने। आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, डेल्टा एच। ठीक है, तो डेल्टा एच के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, -Q/N। डेल्टा एच इज इक्वल टू -Q डिवाइडेड बाय N। ये आपने बेटा यूज करना है। एन पता क्या चीज है, एन पता क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, अब जरा आप इस तरह करो बच्चों, ये माइनस फॉर्मूले का हिस्सा है, इसको ऐसे ही रहने देना है। एन क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। बेटा अब देखो यहां पर जो इक्वेशन है ना, जरा गौर से देखिएगा, आपको HCl के मोल उसने नहीं बताया, लेकिन मैंने कैलकुलेट किए यहाँ कितने मोल है भाई HCl के। HCl के कितने मोल है जरा चेक करो, HCl के कितने मोल है बेटा, 0.1 मोल है। ठीक है, और बेटा अब आप मुझे जरा बताओ, Na2CO3 के कितने मोल होने चाहिए थे, Na2CO3 के कितने मोल होने चाहिए थे ताकि कंप्लीट रिएक्शन होता, 0.05, 0.05 मोल होने चाहिए थे भाई। ठीक है, लेकिन क्या Na2CO3 के 0.05 मोल्स हैं, जरा चेक करो कितने यूज किए उसने, कितने यूज किए भाई उसने मोल्स। बच्चों अगर आप चाहते ना कि कंप्लीट रिएक्शन हो, कंप्लीट रिएक्शन हो, तो ये 0.1 मोल अगर HCl के हैं तो Na2CO3 के होने चाहिए थे 0.05 मोल्स। लेकिन यहां पर आप नोट करो कि Na2CO3 के 0.05 मोल नहीं है, 0.04 मोल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Na2CO3 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट, Na2CO3 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो आपने बेटा असल में तो इतना यूज हो रहा है, तो आपने ये यूज करना है बस, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 1.3794 डिवाइडेड बाय 0.04। इसको मैंने डिवाइड कर दो, यू विल गेट द आंसर 1.3794 डिवाइडेड बाय 0.04, 34.485 ये आंसर आ रहा है, 34.485। अब आप कह रहे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना चाहिए भाई, 3, मिनिमम वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर यूज कर रहे हैं, 3 है ना, 2.00, 19.6, 26.2। तो आप बेटा इसको कर दोगे यहां पर 34.5 किलो जूल्स, माइनस में आ रहा है, माइनस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बेटा Na2CO3 के मोल्स ये दिए हुए हैं ना भाई, इसका मतलब ये हुआ है कि आप लोग ने पहले क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया। इसका मतलब है घर से सॉल्व नहीं किया ना बेटा, इसका तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग घर से क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, फिर मेरी भी कोई स्पीड बढ़ेगी। अगर आप लोग घर से नहीं करके आएंगे ना, यहाँ फर्स्ट टाइम देखेंगे मेरे साथ, तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा फिर ना ही क्लास ले बेटा, घर से करके आए, मेरे साथ करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग होगी ज्यादा अच्छी। जी बेटा अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता ना, नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो बेटा, चाहे रिएक्शन एंडो हो या एक्सो हो, फॉर्मूला यही चलेगा, -Q/N। देखो एंडो में क्या होगा मैं बताता हूं, मुझे आपकी कंफ्यूजन समझ आ गई है। एंडो में T1 क्या होगा आपका, सपोज 15 डिग्री है, और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा ना। फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री इफ एंडो। तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल करना है, T2 माइनस T1 करना है, 10 माइनस 15 क्या आ जाएगा भाई, -5 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है, -5। अब भाई ये जब Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T में लगेगा ना आपका ये फॉर्मूला, -T वाला, तो आपका Q का आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन जब इस Q के आंसर को आप डेल्टा H के फॉर्मूला में पुट करोगे, क्योंकि डेल्टा H तो है आपका -Q/N,
तो देखो माइनस पहले ही है, और ये माइनस क्यू की वैल्यू जब जाएगी तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा फिर आपका खुद ब खुद। तो आपने रूल ये रखना है भाई कि आपने जो फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल को माइनस करना है। अच्छा बच्चों, ये तो आपके पास डेल्टा H1 आ गया -34.5, इसको यहां लिख लेते हैं ना, -34.5। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि द थर्मल डिकम्पोजिशन अकर व्हेन NaHCO3 इज हीटेड, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन 3 using the data in table 2.1 and the value of delta H1 calculated in B2। ये जो बेटा अभी आपने कैलकुलेट की है, हेस साइकिल बेटा हम यूज करेंगे इसमें। देखो वो कह रहा है, ये बताओ NaHCO3 it gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। वो कह रहा है जी ये बताओ कि जब ये डिकम्पोज होगा तो कितनी एनर्जी चेंज होगी, ये पूछ रहा है बच्चों कि जब NaHCO3 डिकम्पोज होगा ना Na2CO3 में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, ये आपने बताना है। बच्चों उसने आपको हिंट दिया हुआ है, कह रहा है कि आप इस तरह करो, कैलकुलेट दी, आपने ये रिएक्शन 3NS की फाइंड आउट करनी है, लेकिन कह रहा है कि आप डेल्टा H1 जो अभी आपने कैलकुलेट किया वो यूज करो। ठीक है, जो B2 भी आपने निकाला है ना बेटा, ये कह रहे हैं इसको आप यूज कर लो, इस वैल्यू को। तो एक तो वो कह रहे हैं कि आप टेबल 2.1 में जाओ, टेबल 2.1 में दो वैल्यूज आपको उसने बताई हुई है कि NaHCO3 जब HCl से रिएक्शन करता है तो कितनी एनर्जी चेंज आती है भाई, ये उसने बताया हुआ है। बेटा ये देख लो, NaHCO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा कितनी एनर्जी चेंज आएगी, 27.2। फिर दूसरा ये भी आपने पता करवा लिया है कि सोडियम कार्बोनेट जब HCl से एनर्जी रिएक्शन करेगा तो कितनी एनर्जी चेंज आएगी, तो ये दोनों वैल्यूज आपको पता है ना, कि NaHCO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा कितनी एनर्जी चेंज है, और Na2CO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो कितनी एनर्जी चेंज है। बेटा अभी एंडोथर्मिक वाली बात छोड़ दो खतीजा, पहले इस पे आओ जो मैं समझा रहा हूं। ये दोनों वैल्यूज आपको पता चल चुकी हैं। अब जरा आ जाओ दोबारा क्वेश्चन पर। भाई अब आप ये देखना चाहते हो कि डेल्टा H नॉट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जब NaHCO3 डिकम्पोज होगा सोडियम कार्बोनेट में, लेकिन आपको ये पता है कि अगर इस NaHCO3 का रिएक्शन मैं HCl से करवाऊं तो कितनी एनर्जी चेंज होगी, ये पता है ना आपको बेटा, ये पता है आपको या नहीं पता कि इसका अगर रिएक्शन करवाया जाए तो कितनी एनर्जी चेंज होगी, ये पता है आप लोगों को। और आप लोगों को बेटा ये भी पता है कि अगर इस सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से करवाया जाए तो फिर कितनी एनर्जी चेंज होगी, ये भी आप लोगों को पता है, ये भी पता है ना बेटा। तो क्यों ना हम बेटा इसकी एक है साइकिल बना लें इधर, ये देखो इस तरह करके कि अगर NaHCO3 और HCl का रिएक्शन होगा, ये देखो ये हुआ है, NaHCO3 और HCl का रिएक्शन, NaCl बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये लिख लो पहले, NaCl बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। सिर्फ फर्क क्या है बच्चों, फर्क ये है कि यहां पर जो NaHCO3 का रिएक्शन हुआ था ना, यहां पर वो 1 मोल के साथ 1 मोल NaHCO3 और 1 मोल HCl का हुआ था। ठीक है बेटा, सुनैया बेटा थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। अब बेटा देखो आपको यहां पर उसने कहा है कि 1 मोल NaHCO3 जब 1 मोल HCl से रिएक्शन करेगा ना तो इतनी एनर्जी चेंज आएगी। अगर 2 मोल NaHCO3 के 2 मोल HCl के रिएक्शन करेंगे तो इस वैल्यू को टाइम्स 2 करेंगे ना। तो यहां पर देखो, यहां पर 2 मोल NaHCO3 2 मोल HCl के रिएक्शन हो रहे हैं तो टाइम्स 2 कर देंगे, 2 टाइम्स, और जो भी उसने वो वैल्यू बताई हुई है 27.2। अच्छा एक और, क्योंकि मुझे बेटा करना क्या है, मुझे करना यह है कि मुझे इसकी इंथैल्पी चेंज निकालनी है भाई, मुझे इसकी इंथैल्पी चेंज बतानी निकालनी है, और मेरे पास और कोई हल नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है कि मुझे दोनों के रिएक्टेंट्स, ये जो
एक NaHCO3 है और जो Na2CO3 है, मुझे ये पता है कि NaHCO3 जब HCl से रिएक्शन करेगा तो इतनी एनर्जी चेंज होगी, और ये भी पता है कि सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन करेगा तो इतनी एनर्जी चेंज होगी। ये हमें कैसे पता है? ये ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है। और हम यहां क्यों फिट कर रहे हैं? एग्जामिनर ने भी बेटा आपको कहा है, देखो वो कह रहा है कि आप कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन 3 यूजिंग द डाटा इन टेबल 2.1। एग्जामिनर खुद हमें कह रहा है कि बच्चे को कह रहा है कि ये टेबल 2.1 की वैल्यू यूज करो। तो यहां से आपको पता चल रहा है ना भाई कि सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करवा के कितनी एनर्जी चेंज आ रही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करवा के कितनी एनर्जी चेंज आ रही है। तो सोडियम कार्बोनेट और HCl की कितनी है? -34.5। देखो यहां पर कोई आपको टाइम्स 2 नहीं करना, क्यों? क्योंकि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है, इक्वेशन में 1 मोल सोडियम कार्बोनेट है ना, और ऊपर रिएक्शन भी 1 मोल का ही है। यहां पर क्यों मैंने टाइम्स 2 किया था बेटा? इसलिए क्योंकि यहां NaHCO3 के 2 मोल है, और आपको जो टेबल में वैल्यू दी हुई थी NaHCO3 की वो 1 मोल की दी हुई थी, इसलिए मैंने टाइम्स 2 किया नीचे। तो अब बेटा ये आपको हेस साइकिल कंप्लीट हुई है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन। अच्छा, NaCl कहां से बना बेटा? NaCl यहां से बना स्टूडेंट्स, कि देखो ये Na है और ये Cl, ये NaCl नहीं बनेगा क्या? हाँ बेटा, हृदय जहरा, क्या ये NaCl नहीं बनेगा? मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है ना, 1 मिनट सुनो। 1 मिनट, ये देखो। फिर ये आपके पास है ना A+B इट गिव C+D, ये इस तरह है। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। ये डेल्टा एच आपने इसका निकालना है। आपको उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको अगर एग्जामिनर ने ये बताया हुआ है ना कि ये जो ए है ना, ए, ये अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे ना तो इसकी इतनी एनर्जी चेंज आ रही है, -50 सपोज। और आपको एग्जामिनर ने ये भी बताया भाई जो डी है ना, ये भी अगर नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करे तो इसकी इतनी एनर्जी चेंज आ रही है। तो भाई फिर आप निकाल सकते हो। देखो हमारे पास ये मेन इक्वेशन थी, A+B C+D बन में जा रहा है। हमें इसकी इंथैल्पी चेंज निकालनी थी, लेकिन हमें यह पता था कि इक्वेशन की एक साइड पर जो एक रिएक्टेंट है उसकी इंथैल्पी चेंज हमें पता थी कि अगर वो किसी एसिड से रिएक्शन करेगा कितनी एनर्जी चेंज है। और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी जो एक हमारा प्रोडक्ट था, हमें पता था कि अगर वो किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो कितनी एनर्जी चेंज आ रही है। तो हम उस बेस पर हेस साइकिल बना रहे हैं। तो यहां पर देखो यही तो हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में यही तो है कि आपको इस रिएक्शन की ना इंथैल्पी चेंज निकालनी थी बेटा। इस रिएक्शन की देखो, आपको ये पता है भाई कि ये आपने निकालना है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर NaHCO3, देखो 2 HCl लिखने पर आपको एतराज है। क्यों एतराज है भाई? दोनों साइड पर लिख रहा हूं ना, कैंसिल आउट हो गया ना। क्या एतराज है आपको? मैं तो दोनों साइड पर लिखा है, और मुझे ये पता है कि NaHCO3 अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो इतनी एनर्जी चेंज आ रही है, मुझे यहां वैल्यू लिख देनी है। ये भी मुझे पता है भाई Na2CO3 अगर इस HCl से रिएक्शन करेगा तो इतनी एनर्जी चेंज आ रही है। तो मैं हेस साइकिल क्यों ना बनाऊं फिर? यहां पर बननी चाहिए हेस साइकिल बेटा, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, तो अब बेटा आप जरा इस तरह करो, और इस तरह के क्वेश्चन अब वो लाजमी देता है बेटा, ये आपने लाजमी इसको मेरे पेपर सॉल्व करने के बाद दोबारा करना है आपने। अब बेटा इसको आपने दो इसके रूट्स देख लेने। पहला रूट क्या होगा? पहला रूट ये होगा, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना, यहां से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं, इधर भी इधर भी। तो एक रूट ये होगा बेटा, और दूसरा रूट बेटा ये होगा। अब आप एनर्जी चेंज निकाल लो आराम से। ये जो रूट 1 है इसमें ये आ रहा है बेटा, 2 × 27.2 इज इक्वल टू √2 में क्या आ रहा है देखो, ΔH0 ऑफ रिएक्शन और -34.5। इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 27.2 × 2 54.4, 88.9 आ रहा है बेटा। एक मिनट बेटा,
बेटा पहले आंसर निकाल लेना, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन देखता हूँ क्या कह रहे हैं आप लोग। अच्छा बेटा ये इसलिए किया है, एक बच्चा कह रहा है कि सर ये बताएं इसको 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। मुझे ये बताओ कि आपके पास यहां पर ये जो NaHCO3 और HCl है, इसके कितने कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं। एक एक मोल जब रिएक्शन करेगा तो 27.2 किलो जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब जरा अपनी इक्वेशन को देखो कि यहां पर NaHCO3 और HCl के कितने कितने मोल हैं, 2 मोल्स हैं, तो इसलिए बेटा टाइम्स 2 किया है, इसलिए टाइम 2 किया है। On the product side, the products are 1 mole each, but down you kept 2 for reactant. नहीं समझ आई बेटा क्वेश्चन। If sodium carbonate was also dissolved in water, would it mass mention? बिल्कुल बेटा, अगर आप सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डालते, अगर आप सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन डालते, ठीक है, 50 क्यूबिक सेंटीमीटर, सपोज अगर 50 क्यूबिक सेंटीमीटर सोडियम कार्बोनेट होता तो फिर टोटल मैस मैंने 100 लेना था, 100। ठीक है सर, द रिकॉर्डिंग अपलोडेड राइट भी कर देंगे। वन H2O H2 की एनर्जी चेंज क्या होगी। एक बच्चा पूछ रहा है कि H2O और CO2 की एनर्जी चेंज क्या होगी। मुझे बताएं बेटा एक मिनट, क्या CO2 की कोई एनर्जी चेंज होगी, यहां CO2 यहां भी CO2, कोई एनर्जी कोई बॉन्ड चेंज हो रहा है। अच्छा H2O यहां पर भी है यहां पर भी है, कोई बेटा एनर्जी चेंज होगी, कोई डिफरेंस बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है नहीं हो रही, तो यहां पर कौन सी एनर्जी चेंज है, जीरो एनर्जी चेंज, नो एनर्जी चेंज बेटा। अच्छा ये जो रूट मैंने निकाले हैं बेटा, ये जरा फिर देख लो, ये जो रूट मैंने बेटा यहां पर बनाई है देख लो। इसका तरीका ये होता है बच्चों कि आपके पास ये 3 कॉर्नर हैं, कॉर्नर ये, मैं इसको जरा नंबर करता हूं, 1 2 और 3। आप ये देखा करो कि इस 3 कॉर्नर्स में से स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, वो कॉर्नर जहां से तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं। कॉर्नर नंबर 1 से बेटा तमाम एरो स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। और फाइनल पॉइंट क्या होगा बेटा, जहां पर तमाम एरोस जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जिस बॉक्स से आगे कोई एरो नहीं निकल रहा ना, वो आपका फाइनल है। तो ये आपका स्टार्टिंग, ये फाइनल। तो स्टार्टिंग से फाइनल तक जाने के लिए बेटा 2 रूट आपने बनाने हैं। तो एक रूट ये बन जाएगा और एक रूट बेटा ये लॉन्गर रूट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये लॉन्गर रूट होगा। अच्छा बेटा अब इस पे मेरा नहीं ख्याल में और टाइम लगाना चाहिए, मैंने पेपर पूरा करना है। ये क्या आंसर निकाला भाई, ये क्या है 199, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा है किसी बच्चे ने। बड़ा इसको अंडरस्टैंड करें ना भाई, ये इतना कोई मुश्किल चीज तो नहीं है कि आपने इसको इतना मुश्किल बना दिया है। ये तो मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी क्वेश्चंस करवाए हैं इस तरह के, हेड साइकिल जब भी करवाता हूँ 3 तरह के क्वेश्चन करवाता हूँ भाई। ये देखो, ये है ना, इसका डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था भाई। बताओ फिर क्या करें, 1 मिनट, चलो बताओ फिर क्या करें, और क्या ऑप्शन है। आप कहते हैं वो ना करें ना HCl का, फिर और क्या करें। मुझे अगर ये पता है, मुझे बेटा अगर ये पता है कि NaHCO3 अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस 27.2 किलो जूल्स एनर्जी चेंज होगी। और इसी तरीके से बेटा अगर Na2CO3 है और इसका रिएक्शन HCl के साथ होता है, तो मुझे पता है NaCl बनेगा, वाटर बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कितनी एनर्जी चेंज आ रही थी इसकी जरा बताएंगे बेटा। -34.5। अब मुझे ये बताओ, मुझे अगर ये 2 इक्वेशंस पता है भाई, अब मैंने इंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन की निकालनी है, तो बेटा मैं इन 2 इक्वेशंस को क्या यूज नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अब मुझे पता है कि NaHCO3 का अगर HCl से रिएक्शन करवाया जाए, NaHCO3 का अगर असल में मैंने इस इक्वेशन को ना एडजस्ट करना है इस ट्राइंगल में। तो NaHCO3 लिखा हुआ है, बस HCl लिखना है। अच्छा ये 2 है, ये 2 पहले से लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है पहले से। अब मुझे बेटा ये
NaHCO3 का रिएक्शन HCl से करवाना है। मैं ऊपर देख रहा हूं, ऊपर तो 1 1 मोल के साथ है, नीचे 2 मोल है, तो मुझे यहाँ 2 मोल लेना पड़ेगा ना, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल ऑफ NaHCO3 है, तो यहाँ 2 मोल ऑफ NaCl बनेगा, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 2 मोल ऑफ वाटर बनेगा, और ये जो वैल्यू होगी ये भी 2 टाइम्स प्लस 27.2 हो जाएगी। ये किया मैंने। और फिर बेटा मुझे ये भी पता है कि अगर सोडियम कार्बोनेट अगर HCl से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, क्योंकि HCl मैंने उधर लिखा है ना बेटा, तो यहां भी लिखना होगा लाजमी, इक्वेशन के दोनों साइड पर लिखना है। तो अगर Na2CO3 के साथ रिएक्शन होगा तो फिर भी यही बनेगा। और कितनी एनर्जी चेंज है, देखो यहां पर 1 मोल Na2CO3, 1 मोल ही है, और 2 मोल HCl, इसके लिए ये वैल्यू लिखी है -34.50। तो ये है भाई। उम्मीद है बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा बेटा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्योंकि हमने बेटा आगे भी काम करना है, सिर्फ यहीं तो नहीं बैठे रहना अब। अच्छा अब देखें, कह रहा है कि जी इज अ सॉल्ट दैट कंटेन अ पीरियड 4 एलिमेंट। बेटा ये सब जो है ना, आप बराए मेहरबानी कल से पेपर करके आए, ठीक है ना। इस तरह खाली आएंगे ना तो फिर बहुत टाइम लगेगा भाई, आपको पेपर करके आना है घर से। तो जो क्वेश्चन नहीं होंगे फिर वो उसमें हम थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएंगे। अगर इस तरह आप लोग आएंगे कि सारा मैंने एक एक चीज समझानी है, फिर तो हमारा ये पेपर कंप्लीट होना इम्पॉसिबल होगा भाई। हालांकि छोटा सा पेपर है, यही नहीं होगा हमारे से क्लास में। Z is a salt that contain a period 4 element from group 2 when Z is heated brown gas form। पर ग्रुप 2 और 4, आप जरा ग्रुप 2 को देख लो, ग्रुप 2 और ये फोर्थ पीरियड, जब आप यहां से आओगे तो आपको पता चलेगा ये कैल्शियम है भाई। ग्रुप 2 और फोर्थ पीरियड कैल्शियम है। कह रहा है कि जब आप, कैल्शियम का एक कंपाउंड है, जब आप उसको हीट करते हो तो ब्राउन गैस NO2 की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कैल्शियम नाइट्रेट है ना, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, हाफ मोल ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है। स्टेट सिंबल्स नहीं लिखने क्योंकि उसने कहा नहीं है, ऑल्दो बहुत आसान है इसके स्टेट सिंबल्स। बेटा आपको ये याद करना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का है, इसको तो याद करना है, इसका तो और कोई हल नहीं है भाई। जी भाई ये सिलेबस में है, ये इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ये तो ग्रुप 2 जो है ये पूरा हमारे सिलेबस में है। ये ग्रुप 2 से क्वेश्चन है ना, ग्रुप 2 का मेटल नाइट्रेट, फिर ग्रुप 2 की थर्मल स्टेबिलिटी, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है भाई। अच्छा अब देखो, व्हाट इज